ब्राइट करियर इंस्टीट्यूट प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेस्ट पूर्ण इंस्टीट्यूट होता है। नेक्स्ट बिंदु हमारा आता है, अगला बिंदु हमारा आता है भाषा शिक्षण में उत्पन्न कठिनाइयाँ एवं विसंगतियों का निराकरण। भिन्न भिन्न इससे संबंधित प्रश्न परीक्षा में आते ही हैं। अच्छा है तो नोट कर लीजिए, आएंगे ही कि कौन सी कठिनाइयाँ आती हैं और उनका निराकरण हम कैसे करते हैं। प्रश्न में कठिनाई उत्पन्न की हुई रहेगी और निराकरण के 4 उत्तर दिए रहेंगे। आपको 4 उत्तरों में से निराकरण का एक उत्तर छांटना है। ये कब आएगा? जब हम इस पॉइंट को पढ़ेंगे तब आएगा। दूसरा एक और बिंदु इस प्रकार से हो सकता है कि निराकरण कैसे किया जाता है वो प्रश्न में डाल देंगे और उसकी समस्या को उत्तरों में डाल देंगे। तो ये इस निराकरण के लिए कौन सी समस्या आ सकती है तो फिर उसको हमें पहचानना है। मेरी बात को समझ गए होंगे कि यदि कठिनाई दी हुई है प्रश्न में तो निराकरण उत्तर में रहेगा, निराकरण प्रश्न में दिया हुआ है तो फिर दूसरे वाला बिंदु जो है वो हमारा उत्तर में रहेगा। अब हम देखते हैं इसी से संबंधित बातचीत, भाषा शिक्षण में उत्पन्न कठिनाइयाँ एवं विसंगतियों का निराकरण। कितने प्रकार की कठिनाई आती है उसके पॉइंट में है वो। भाषा स्तर की कठिनाइयाँ, उच्चारण स्तर की कठिनाइयाँ, वाचन स्तर की कठिनाइयाँ, और भाषा स्तर में भी इसको कहते हैं श्रवण स्तर की कठिनाइयाँ, उच्चारण स्तर की कठिनाइयाँ, वाचन स्तर की कठिनाइयाँ, लेखन स्तर की कठिनाइयाँ, वाक्य संरचना, शब्दावली और भाषिक सांस्कृतिक स्तर और संप्रेषण स्तर। इस प्रकार से करीब 8 प्रकार से कठिनाइयाँ उत्पन्न होती है। शार्ट में हम देखें, श्रवण स्तर, सुनने का स्तर बच्चों का किस प्रकार से है, तदनुरूप हमारा पाठ प्रस्तुति होना चाहिए। उच्चारण स्तर, हम जो बोल रहे हैं बच्चे किस प्रकार से उसका उच्चारण कर रहे हैं, कभी अनुकरण करवा के दिखाइएगा तो देखो पता चल जाएगा उच्चारण उनका कैसा है। जैसे ये श श स, इनमें ये परेशानियाँ ज़्यादा आती है। क्षत्रज्ञ, इनमें भी ये परेशानियाँ ज़्यादा आती है। तो उच्चारण स्तर की। वाचन स्तर, वाचन का स्तर द्रुत गति से पढ़ना, मंद गति से पढ़ना, सामान्य गति से पढ़ना, जो अभी पीछे हमने देखा था, ये वाचन स्तर में इस प्रकार से कठिनाई आती है। लेखन स्तर, आप मान लो कि कक्षा 1 में पढ़ा रहे हैं, आप लिख रहे हैं क, हम जैसा क बनाएंगे बच्चा इसका विपरीत ढंग से बनाएगा। जिस दिशा में जो क का हिस्सा होना चाहिए उसका वो उल्टा करके बनाएगा। आप उसको 4 बार बताएंगे वो चारों बार उल्टा करेगा, फिर आप उसको उल्टा करके बताइए तो शायद वो सीधा कर दे। तो ये लेखन स्तर में ऐसी भी कठिनाई आती थी। वाक्य संरचना, वाक्यों की रचना कैसी हो, प्राथमिक स्तर का है तो वाक्य छोटे होना चाहिए, उससे ऊपर के स्तर का है तो थोड़े बड़े होना चाहिए, मिडिल स्कूल का है तो उससे बड़े होना चाहिए। और यदि किसी कारणवश आप हैं तो वर्ग 3 के कर्मचारी, लेकिन आपको 12वीं में भी पढ़ाने को मिल सकता है। आपके सामने प्रश्न भी ऐसा आ सकता है कि सामने बैठे बच्चे कक्षा 10वीं के अथवा 9वीं के हैं तो आपके वाक्य संरचना किस प्रकार की हो, 4 उत्तर रहेंगे। अब इसका उत्तर निकाल सकते हैं। शब्दावली स्तर, शब्दों का पर्यायवाची शब्द आप जानते हैं, उनमें से कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनसे बच्चे परिचित रहते हैं। जैसे पानी, अब पानी से सारे बच्चे परिचित हैं, चाहे वो पहली का हो, दूसरी का हो, 10वीं का हो, 12वीं का हो। लेकिन जल कहेंगे तो शायद पहली का बच्चा जल ना समझता हो, और कोई दूसरा वाक्य लेंगे या शब्द लेंगे तो वो पता नहीं कि वो 5वीं का सभी जानता ही हो। तो हमारे शब्दों का स्तर किस प्रकार से हो ये भी इसी के अंतर्गत आता है। ये भी हमारे सामने कठिनाई आती है। भाषिक सांस्कृतिक स्तर, हमारी भाषा स्थानीय भाषा से मिलती जुलती होना चाहिए, वहाँ की संस्कृति से मिलती जुलती होना चाहिए। संप्रेषण स्तर, आप जो कुछ प्रेषित कर रहे हैं या हम प्रेषित कर रहे हैं या हमारे द्वारा प्रेषित किया गया वह प्रापक कितना ले रहा है, फिर क्या वो बोल सकता है? यदि वो बोल सकता है तो बहुत ठीक है बात है। तो ये कठिनाई आती है, इस कठिनाई को भी हल हमें ही करना पड़ता है। और संप्रेषण स्तर के भी 2 भाग होते हैं, एक प्रेषक स्तर पर और एक प्रापक स्तर पर। एक प्रेषक यानी देने वाले के स्तर पर और एक लेने वाले के स्तर पर। इन दोनों एक दूसरे के पूरक बिंदु हैं। ये भाषा शिक्षण के संप्रेषण के प्रमुख अवरोध होते हैं। भाषागत अवरोध भी होते हैं इनमें, दृष्टिकोणात्मक अवरोध, संगठनात्मक अवरोध, व्यक्तिगत अवरोध और विभिन्न प्रकार के दूसरे अवरोध।
ऐसे ये अवरोध भी आते हैं, इनका निराकरण भी हमें करना पड़ता है। उदाहरण के लिए हम देखें दृष्टिकोणात्मक अवरोध, बाकी तो सामान्य है, लेकिन यहाँ देखें दृष्टिकोणात्मक कैसे। ध्यान न देना, बच्चे कुछ ऐसे होते हैं, हम 40 बच्चों की क्लास में पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पर कुछ बच्चे ध्यान ही नहीं देते हैं। हम जानते हैं कि बेंच नंबर 3 पर बैठे हुए चारों बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उसका हल करना, उसका निराकरण हमें आना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उन 4 में से एक का नाम पुकारिएगा, या विषय वस्तु पर भार दीजिएगा, या कोई पॉइंट को बोर्ड के ऊपर दर्शाते समय स्पेशल कहिएगा, यहाँ देखिए। इस प्रकार से इस कठिनाई को दूर कर सकते हैं। संप्रेषण में अविश्वास, सुनने वाला कभी कभी अविश्वास करता है कि सर ऐसा बोल रहे हैं, मैडम जी ऐसे बोल रही हैं, ये ऐसा होता भी होगा, तो उन्हें विश्वास दिलाइए कि ऐसा होता है। संप्रेषण का विरोध, कभी कभी कोई बात हमारे मुख से या हमारे द्वारा ऐसी प्रेषित कर दी जाती है कि सामने से कोई ना कोई व्यक्ति या कोई ना कोई बच्चा या जो भी हम सामने बैठे हैं प्रापक के रूप में, वो हमारा विरोध करते हैं। उस विरोध को विरोध से नहीं, उसके निराकरण से आप उसे संतुष्ट कीजिए। उन्हें बताइए कि ये ऐसा नहीं, इस प्रकार से होगा। ये बातें हमें बताने होंगे। चयनित बोध, जिस विषय वस्तु पर हम बोल रहे हैं उसी विषय की बात होना चाहिए, दूसरों को नहीं लाना चाहिए। अनावश्यक मिश्रण, हम जिस विषय वस्तु की बात कर रहे हैं, हमारा पाठ्य विषय का जो बिंदु है उस बिंदु पर ही हमें बोलने का है। अनावश्यक मिश्रण नहीं तो आप मान लो कि किसी जीवन चरित्र की बात कर रहे हैं, तो जीवन चरित्र किसी एक व्यक्ति विशेष का है, व्यक्ति विशेष के जीवन चरित्र को बताते समय आप दूसरे 4 लोगों के और जीवन चरित्र उसमें मिश्रण करें, उचित नहीं है। तो इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। पक्षपातपूर्ण मूल्यांकन, और जब इस बात का मूल्यांकन हो तब हमें पक्षपातपूर्ण नहीं होना चाहिए, यानी निष्पक्ष रूप से इसका मूल्यांकन होना चाहिए। ये जो मैंने पॉइंट बताए, ये दृष्टिकोणात्मक अवरोध के रूप में हमारे सामने आते हैं और उनका हमने निराकरण आपको बताया। इस प्रकार से ये भाषा आयाम के अंतर्गत भाषा शिक्षण में उत्पन्न कठिनाइयाँ और उनका निराकरण हुआ। इसमें इससे संबंधित प्रश्न भी इस ढंग से आएंगे। कठिनाई है तो आप निराकरण कैसा करेंगे? प्रश्न बनता है, कक्षा 5वीं का बच्चा आपकी कक्षा में बैठा है, 5वें नंबर की बेंच पर भी बैठा हुआ है, और वो दूसरे बच्चे से बार बार बातचीत कर रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है। आप क्या करेंगे? 4 उत्तर हैं। आप उसे जाकर के दंड देंगे, मारेंगे। दूसरा, उसे समझाएंगे। तीसरा, विषय वस्तु को रुचिकर बनाएंगे। और फिर अगला बिंदु, इनमें से कोई नहीं। अब आप ये कैसी कठिनाई है और कैसा निराकरण होंगे आप समझ सकते हैं इस बात को। इस प्रकार से ये भाग भी हमारा समाप्त होता है। अब है शिक्षण उपादान।